ब्रज की देहरी बोली जाती है हाथरस में, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आकाश जी कुछ बता के गए हैं संस्था के बारे में और लगभग सभी सदस्यों को पता भी है कि हमारी क्या कार्यशैली है और हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वास्तव में आज से 10 साल पहले एक सपना हमने देखा था कि अपराध मुक्त भारत कैसे नहीं हो सकता, हम ये करके दिखाएंगे। तो मेरी सिर्फ एक बात ही रहती थी कि जब तक हम हार्ड रूल फॉलो नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। आज जितना भी भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में अगर आतंकवाद है तो उसकी सिर्फ एक बात है कि हम लोग कोई भी हार्ड रूल फॉलो नहीं करते। आज जब से एक सरकार बदली है केंद्र में, स्टेट में, देख सकते हैं कि जो AK-56 की लड़ाई थी या हथियारों की जो लड़ाई आतंकवाद था उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। पर अब अचानक एक अभी जो आतंक निकल के आया है जिसे मैं आज संज्ञा दूंगा, उसका नाम है बौद्धिक आतंकवाद। बौद्धिक आतंकवाद का मतलब होता है कि आप जो टीवी देखते हैं, डिबेट में लोग बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारे लेखक अपना लेख लिखते हैं और वो कहीं ना कहीं एक बात सिद्ध करना चाहते हैं कि जो अपराधी किस्म का लड़का है वो अपराधी नहीं है, उसको जबरदस्ती बनाया जा रहा है, ऐसी वो चर्चा करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो भी बौद्धिक आतंकवाद है उसको हमें और क्राइम इंडिया फोर्स के सभी पदाधिकारियों को तोड़ना है। जो बौद्धिक, जैसे कि बहुत सारे लोग लाल सलाम बोलते हैं, कामरेड अपने आप को कह देते हैं। आपको पता होगा कि चीन के साथ युद्ध हुआ था तो लगभग वर्तमान की उस समय की सरकार ने भारत के लगभग 45,000 आदमियों को जेल में डाला था और ये कहा था कि हम चीन के साथ खड़े हैं। तो उनका एक बौद्धिक आतंकवाद था। वो ये दर्शाना चाहते थे कि चीन की जो नीति है वो आज इतना अच्छा क्यों है, और कुछ भारत के लोग भी समर्थन में लगते हैं। तो इसी को कहते थे बौद्धिक आतंकवाद। और बौद्धिक आतंकवाद की आड़ में सबसे ज्यादा क्या होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता बोलने की। जैसे कि पिछली बार जब मैं आया था तो सभी प्रोग्राम में मैं संबोधित करता हूं कि एक स्कूल में एक छात्र नारा लगाता है कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरा मतलब कहीं भी कोई मकसद ऐसा नहीं किसी धार्मिक पर टिप्पणी करूंगा या किसी को कुछ करूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि धार्मिक स्वतंत्रता बोलने की जो हमें संविधान में मिला हुआ है, हार्ड रूल कहां से बनता है, जो एक संविधान हमारा है तो अनुच्छेद 25 और 26 और 29 यानी कि संविधान में 3 धाराएं ऐसी हैं, अगर उनको खत्म कर दिया जाए और जो बौद्धिक आतंकवाद की बात करते हैं कि देश में बैठकर देश को गाली देते हैं या किसी सम्मान्य आदमी को गाली देते हैं, किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, वो सारी सुविधाएं उनकी बंद हो जाएंगी, बोलने पर आजादी खत्म हो जाएगी। दूसरा उनका होता था कि अपराधी को बचाने का तरीका बहुत अच्छा है उनका बौद्धिक आतंकवाद। जैसे कि कोई भी अगर कहीं मर्डर होता है या कोई बात होती है, समझाने के लिए जिक्र कर रहा हूं इस बात का, तो बहुत सारे लोग आंदोलन खड़े कर देते हैं कि साहब ये निर्दोष है, ये नहीं है। तो इसमें भी एक कानून की हमने बात करी थी कि CRPC 354/5 अगर हम इसको हार्ड रूल फॉलो में अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर सजाए मौत उसको मिलेगी तो वो आदमी बिल्कुल भूल जाएगा कि मुझे अपराधी बनना है, या जो चाहते हैं या किसी कारणवश अपराध कर जाते हैं वो अपराध की दृष्टि से बिल्कुल अलग हट जाएंगे। दूसरा, जैसे कि क्राइम इंडिया फोर्स जब अपना काम करती है तो कुछ लोग कहते हैं सब हमें पता ही नहीं कि हमें काम कैसे करना है। मैं आज थोड़ा सा सूक्ष्म समय में ये बात बता दूंगा आपको कि क्राइम इंडिया फोर्स का काम करने का तरीका जो है ये कि सबसे पहले हम अपनी जो मेजॉरिटी है, हमारे जो अपने लोग हैं, हम उनको सुरक्षा की तरफ लेके जाएं। अगर हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जो अपराधी किस्म का आदमी है बहुत ज्यादा पावरफुल है और आदमी सुरक्षा मानने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कार्यपालिका में। कार्यपालिका मीन्स पुलिस। पुलिस पर भी बहुत सारा दबाव होता है, पुलिस की कमी नहीं होती। दबाव के कारण, क्योंकि नेता लोग बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, अलग तरीके का कोई दबाव हो सकता है। जब आदमी विधायिका में जाता है, राजनीति में जो लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है, और तीसरा न्यायपालिका, कि जब वो जो केस न्यायपालिका तक पहुंचता है और जो अपना गवाही देता है उस गवाह को कहीं ना कहीं मार दिया जाता है। और हम पूर्व में कई बार सरकार को लेटर लिखते रहे, बार बार हम बोलते रहे उसके ऊपर कि गवाह को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो हमने उसको लिखा था कि मार्शल सर्विस सुरक्षा एक कानून बनना चाहिए। कैसा कानून? कि कोई भी उदाहरण हम लोग कहां का देते हैं, जापान का, अमेरिका का, चाइना का, तो वहां पर मार्शल सर्विस सुरक्षा कानून काम करता है। तो अगर मैं जापान की और अमेरिका की बात करूं, सजा के प्रतिशत की
तो भारत में जो सजा मानो 100 केस होते हैं, समझने की इस तरीके से होगी, अगर 100 केस होते हैं तो मात्र 45 लोगों को मुश्किल से सजा मिल पाती है। दूसरा, मैं अमेरिका की बात करूं तो 93% अगर 100 केस होते हैं तो 93 लोगों को सजा मिल जाती है। अगर मैं जापान की बात करूं, 100 केस होते हैं तो 99 यानी कि 99 पीपल्स को सजा मिल जाती है। इसलिए वहां पर अपराध बहुत कम होता है। और आज जो सबसे एक बड़ा मुद्दा है, वो मैं एक मुद्दा लेके जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो बात कर रहे थे कि साहब हमें ना कुछ ऐसा करना है, क्योंकि सत्य प्रताप जी प्रवक्ता है हमारे, और तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है जो हम बात करेंगे। ये बौद्धिक आतंकवाद से मैं जोड़ूंगा, और क्योंकि हाथरस में हम लोग बैठे हैं, अलीगढ़ की हमारी टीम आई है, तो आपने शायद अगर देखा हो एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है SC और ST एक्ट के ऊपर। मैं किसी पार्टी के समर्थन में बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए आपको उदाहरण में दे रहा हूँ। SC ST एक्ट पर पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा हुआ है और जिसका बहुत पुरजोर लोग विरोध कर रहे हैं। मैं उनके लिए कहूंगा कि वो विरोध में न जाए और थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपने देखा होगा बराबर में आगरा यूनिवर्सिटी है, और कोई कॉलेज अगर खुलता है, मैं अलीगढ़ से इसलिए जोड़ रहा हूं कि 4 दिन पहले भी एक मुद्दा रहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का।